प्यारे बच्चों, संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में यह पढ़ा कि किस तरह जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो भारत के राजनीतिक हालात भी बदल रहे थे। भारत आजाद तो हुआ पर साथ में विभाजन भी हुआ, लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, हिंसा हुई, दंगे हुए। तो इन्हीं परिस्थितियों में जब एक तरफ देश का राजनीतिक माहौल गरमा रहा था, उन्हीं कठिन परिस्थितियों में संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे। बच्चों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें संविधान में काफी बहसें हुई, सहमति और असहमति के चलते किसी एक आम राय पर पहुंचा गया और संविधान के प्रावधानों में उन्हें शामिल किया गया। इन्हीं प्रावधानों में बच्चों आज हम अधिकारों का निर्धारण पढ़ेंगे। सबसे पहले अधिकार का अर्थ। अधिकार का अर्थ होता है बच्चों हक। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा होता है। बच्चों, हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से ही हमारा अधिकार नहीं हो जाता। उसे पूरा करने के लिए हमें समाज से भी स्वीकृति चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून ही हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज जिसको सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे अधिकार होते हैं। बच्चों, जब समाज में मान्य इन कायदे कानूनों को लिखा जाता है तो इन्हें असली ताकत मिल जाती है और ये संवैधानिक ताकत कहलाती है। बच्चों, मौलिक अधिकार ये वे अधिकार हैं जो बुनियादी रूप से जरूरी हैं और संविधान द्वारा हमें प्रदत्त हैं। इनमें सबसे पहले है समानता का अधिकार। बच्चों, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को कानून के सामने समान या कानून से संरक्षण मिलने के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है बच्चों कि व्यक्ति का पद या दर्जा चाहे जो भी हो, वह कानून के आगे समान है। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी, जिसमें बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों से अपने को व्यक्त करना, नागरिकों को किसी मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा करने, बहस करने, प्रदर्शन करने की आजादी होती है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। देश के किसी भी हिस्से में रचने बसने का उसे अधिकार होता है। तीसरा है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्मनिरपेक्ष है। बच्चों, शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामले को ही देखना होता है, व्यक्ति और ईश्वर के मामले को नहीं। जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होगी, वही देश जो है धर्मनिरपेक्ष होता है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों, संविधान में खास तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र किया गया था। इन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया। पहला है मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध है। संविधान में मुख्य रूप से महिलाएं इसका शिकार होती हैं। दूसरा है बेगारी प्रथा का जो है अंत होना चाहिए। बेगारी या जबरन काम लेना होता है बच्चों। और तीसरा है बाल मजदूरी। संविधान में यह प्रावधान है कि बाल मजदूरी का निषेध होना चाहिए। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार का अर्थ है बच्चों कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की अस्मिता या गरिमा को नष्ट नहीं किया जा सकेगा। अगला है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। बच्चों, इस अधिकार में प्रत्येक समूह को अपनी विशिष्ट भाषा या संस्कृति को बचाने का अधिकार है। सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला देने से इनकार नहीं किया जा सकता। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों, जो भी अधिकार हमें मिले हैं वे महत्वपूर्ण हैं। इन अधिकारों को लागू कराने की मांग कराने का भी हमें अधिकार है और यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। बच्चों, यही वह अधिकार है जो अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। इनमें से का अर्थ है बच्चों जो ऊपर हमने अधिकार पढ़े हैं, मौलिक अधिकार, अगर इन अधिकारों का हमारा हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुरक्षा प्रदान करता है। हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।
इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बच्चों, मौलिक अधिकार पढ़े हमने और संविधान सभा में अधिकारों के निर्धारण को लेकर काफी चर्चाएं और बहस हुई। जो अधिकार हमने पढ़े हैं वो किन परिस्थितियों में गढ़े गए और लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की जो पूरा ध्यान रखा गया जब अधिकारों का निर्धारण किया जा रहा था। बच्चों, अधिकारों का जब निर्धारण हो रहा था तो कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। क्या कि नागरिकों के जो अधिकार हैं वो किस तरह निर्धारित किए जाएं? क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार दिए जाएं? उत्पीड़ित समूह का मतलब है बच्चों दबे कुचले लोग जो सामाजिक हाशिए पर हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हो? अल्पसंख्यक का मतलब है बच्चों जो संख्या में कम हो, चाहे ये भाषाई आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या हो और अल्पसंख्यक कहा किसे जाए, इस बात पर भी एक राय बनानी थी। और अधिकारों के निर्धारण के समय नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसमें यह बात लिखी गई थी कि हमें जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को ही अभिव्यक्ति प्रदान करनी है, हमें उसी से ताकत मिल रही है और उसी जनता के हितों को ध्यान में रखकर हमें संविधान बनाना है। काफी मुश्किल काम था बच्चों और अधिकारों के निर्धारण के समय काफी समस्याएं आई संविधान सभा के सदस्यों को। कुछ समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं जिन पर संविधान सभा में काफी चर्चाएं हुई, बहस हुई, वाद विवाद हुए और किसी एक राय पर पहुंचने में काफी समय लगा। सबसे पहले है पृथक निर्वाचिका की समस्या। पृथक निर्वाचिका का अर्थ है बच्चों किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग जो है वोट डाल सकेंगे। तो निर्वाचिका का अर्थ होता है बच्चों निर्वाचन करना, चुनना। तो पृथक निर्वाचिका लागू हो ना हो इस विषय पर क्या चर्चाएं हुई, आइए पढ़ते हैं। संविधान सभा में इस पर काफी तीखी बहस हुई। पृथक निर्वाचिका के पक्ष में बच्चों बी पोकर बहादुर जो मद्रास से थे उनका यह मानना था कि अल्पसंख्यकों को पूरा प्रतिनिधित्व हो। प्रतिनिधित्व का अर्थ है बच्चों कि अल्पसंख्यकों के विचारों को भी सुना जाए, उन्हें भी मौका मिले, उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिले और वे चुनकर संस्थाओं में आए, राजनीतिक संस्थाओं में आए, ऐसा मानना था पोकर बहादुर का। इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिए बच्चों उसमें है कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के साथ सद्भाव से वो तभी जी सकेंगे जब उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनके विचारों पर ध्यान दिया जाएगा और तभी ऐसा होगा कि अन्य समुदायों के साथ उनका जो मतभेद है वो कम हो सकेगा। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा बी पोकर बहादुर का मानना था। लेकिन बच्चों बी पोकर बहादुर के तर्कों से जो राष्ट्रवादी थे वे भड़क उठे और उनका ये मानना था कि इससे लोग बट जाएंगे और यह जो चाल थी यह अंग्रेजों की चाल थी। बच्चों पृथक निर्वाचिका के जो पक्ष और विपक्ष की बात हम पढ़ रहे हैं, पृथक निर्वाचिका के विपक्ष में आर बी धुलीकर ने कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर लोगों को बांटने का जो खेल खेला था अब वह आगे नहीं चलेगा। उनका यह मानना था कि पृथक निर्वाचिका की जो मांग है वह गलत है। बच्चों सरदार पटेल ने भी पृथक निर्वाचिका के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में ऐसी मांग जिससे एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिड़ जाए, राष्ट्र के टुकड़े हों, रक्तपात हो, तो ऐसी मांग को मानना जरूरी नहीं है। बच्चों निरंतर युद्ध हो रहे थे, दंगे थे, हिंसा की आशंका दिखाई दे रही थी, तो ऐसे में सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका का समर्थन नहीं किया। गोविंद वल्लभ पंत भी पृथक निर्वाचिका को अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक मानते थे। उनका यह मानना था कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाता है। लोगों को केवल भौतिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं बल्कि स्वाभिमान से जीने का भी हक होना चाहिए। और अगर पृथक निर्वाचिका लागू होती है तो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से यह अलग थलग कर देगी, समाज से वे कट जाएंगे। खुद मुस्लिम होते हुए बेगम एजाज रसूल ने भी अल्पसंख्यक
की जो मांग थी पृथक निर्वाचिका की, उसे स्वीकार नहीं किया और उनका यह मानना था कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में जो खाई है वो इससे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बच्चों, 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। काफी चर्चाओं और बहसों के बाद अंत में पृथक निर्वाचिका को जो प्रस्ताव था उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्यों ने बच्चों उस समय तक काफी रक्तपात, गृह युद्ध और हिंसा देखी थी और उन्हें डर था कि पृथक निर्वाचिका से कहीं फिर से देश के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। एन.जी. रंगा जो किसान नेता थे, उनका यह मानना था कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है। उनका यह मानना था कि आर्थिक स्तर पर जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिसमें गरीब और दबे कुचले लोग हैं, वे अल्पसंख्यक हैं और संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के कानूनी अधिकार का जो है स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी सीमा भी निश्चित की, चिन्हित की। उनका यह मानना था कि संविधान ने अधिकार दे दिए, लेकिन जब तक वे प्रभावी रूप से लागू नहीं होंगे तब तक इनका गरीब लोगों के लिए इनका कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने आदिवासियों को भी अल्पसंख्यकों में ही गिनवाया। जयपाल सिंह जो आदिवासी नेता थे बच्चों, उनका यह मानना था कि हम अपने देश की आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं हैं। हमें उन्हीं के लिए काम करना है। जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमें उनके हिमायती, उनके ट्रस्टी बनकर काम करना है और उनके पक्ष में, उनके हक में आवाज उठाने का हमारा दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। बच्चों, उनका मानना था कि अल्पसंख्यक नहीं है आदिवासी, लेकिन उन्हें संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि पिछले 6000 सालों से उनके साथ बड़ा बुरा हो रहा है। उनके जंगल छीन लिए गए, उन्हें मूल निवास से मजबूर कर दिया हटने के लिए, उन्हें नए घर तलाशने पड़े, चरागाहों से वंचित कर दिया। तो जयपाल सिंह का ये मानना था कि वे पृथक निर्वाचिका के हक में तो नहीं है, लेकिन यह उन्हें लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था होनी आवश्यक है। बच्चों, बी.आर. अम्बेडकर जो दलित नेता थे, उन्होंने दमित जातियों के अधिकारों को परिभाषित किया। अब दमित जातियां होती हैं बच्चों डिप्रेस्ड कास्ट। अम्बेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि इससे दलित समुदाय जो है वो समाज के अन्य भागों से, अन्य समाज से कट जाएगा। और जब बंटवारे के बाद हिंसा हुई तो अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी थी। ये नागप्पा का मानना था कि हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी से का 20 से 25% हिस्सा हरिजन है, लेकिन हरिजनों को समाज व राजनीति में हाशिए पर, हाशिए का मतलब है बच्चों किनारे पर रखा गया है। हरिजनों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है और शासन में भी उनकी भागीदारी नहीं है। के.जे. खंडेलकर ने कहा था कि हमारे को हजारों वर्षों तक दबाया गया है, हमारे आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं और यही हमारी स्थिति बन गई है। अब यह समय आ गया है कि हमारे बारे में भी सोचा जाए और संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान जरूर लिए जाएं कि आम जो हरिजन है, आम जनता जो है वो मुख्य धारा से जुड़ सके। बच्चों, दलित जातियों के सदस्यों ने अछूतों की समस्या के हल करने के लिए संरक्षण और बचाव को ही जरूरी नहीं माना, यही काफी नहीं था। उनका यह मानना था कि जब तक समाज विभाजित है जाति के नाम पर, तब तक जो है सामाजिक कायदे, कानून और नैतिक मूल्य जो है काम नहीं कर पाएंगे। विभाजित समाज को एक बनाना होगा, तभी कायदे कानून लागू हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्षों से है जो दलितों को सामाजिक तौर पर दूर रखा जाता था, आम जनता उनसे घुलती मिलती नहीं है, उनके साथ खाना नहीं खाती है, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। तो ये दलितों की समस्याएं थी जो संविधान सभा में चर्चा का मुद्दा बने। संविधान सभा ने इन मुद्दों के प्रति कुछ सुझाव दिए बच्चों। इसमें संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो है उन्मूलन कर दिया गया।
सभी जातियों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने की सुनिश्चित जो है किया गया। दलित समूहों को विधानमंडलों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ये कुछ ऐसे मुद्दे थे बच्चों जिनको संविधान सभा ने गहराई से सोच विचार करने के बाद लागू किए और अधिकारों के निर्धारण में ये बातें काफी महत्वपूर्ण रही। बच्चों, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो देश के जो राजनीतिक हालात थे उन्होंने संविधान निर्माताओं के विचारों को भी बदल दिया। 3 साल हुई लंबी चर्चाओं ने संविधान सभा के लोगों के जो विचार थे वो काफी बदल दिए थे। कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदल ली थी और खुले दिलो दिमाग से काम किया। कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की जो घटनाएं घट रही थी उन्हें देखते हुए अपने विचार बदल लिए। कहने का अर्थ यह है कि संविधान निर्माताओं ने समय के साथ होने वाली घटनाओं से जो सबक लिया उन्हें संविधान में प्रावधान के रूप में लागू करने की कोशिश की। गहन चिंतन और वाद विवाद और बहस मुहावजे के साथ ही संविधान निर्माण के जो कार्य हैं वो पूरे हो रहे थे। आज बच्चों हमने अधिकारों का निर्धारण किस तरह हुआ, कौन कौन सी सार्वजनिक बहसें हुई, उनके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंध और भाषाई आधार पर जो संविधान निर्माताओं के जो विचार थे वो पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।